बंसीवाला स्वीट्स की शुरुआत 2008 में रोहिणी सेक्टर 13 से। सेक्टर 15 में एक छोटी सी हमारी आउटलेट होती थी नामा स्वीट्स के नाम से। कोई मुझे राजेश नाम से कम जानते हैं, बंसीवाला के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आज जो भी सफ़र है माँ की बदौलत ही है। अक्सर कहा जाता है कि भाइयों में बिजनेस में बनती नहीं है। मैं जो भी विचार रखता हूँ वही फर्स्ट होता है। ये उन लोगों के लिए स्ट्रगल नहीं है जिन्हें लगी लगाई इंडस्ट्री मिलती है। लगा लगाया ब्रांड मिलता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर से अगर पैसे ले रहे हैं तो उससे अच्छा प्रोडक्ट। ये ऑप्शन मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से ही मिला कि आपने चुनाव लड़ा था तो आप लड़ना चाहोगे, तो हिंदुस्तान में जातिवाद तो है। ये तो 51,000 वोट मुझे मिले थे, जीतने वाले कैंडिडेट को 60,000 वोट मिले थे। बंसीवाला स्वीट्स पर जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्यवाही हुई। अपने हिंदुस्तान में तो वैसे ही हवा बना देते हैं किसी भी चीज़ को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आज का पॉडकास्ट कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है बंसीवाला स्वीट्स के ऑनर, सफल उद्यमी और समाज सेवी राजेश नामा बंसीवाला जी। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे बंसीवाला स्वीट्स के बारे में, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, जो कि आज एक बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी सारे आउटलेट्स इसके हैं। लेकिन जानेंगे इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और किन किन परिस्थितियों से निकलकर आज ये इतना बड़ा नाम बना है और क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी रही, और भी बहुत कुछ जानेंगे। साथ ही जानेंगे राजेश नामा जी के अभी तक के जीवन के बारे में, अभी तक का जीवन उनका कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। नमस्कार। बंसीवाला स्वीट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी शुरुआत के बारे में जानेंगे, जो आज काफ़ी जाना माना नाम है और इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स दिल्ली में हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे, कहाँ से हुई? बंसीवाला स्वीट्स की शुरुआत 2008 में हुई, रोहिणी सेक्टर 13 से। वैसे ये हमारा फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं, भैया वो उस टाइम स्मॉल था तो इतना नाम नहीं था। हमने एक नई तरीके से और चीज़ों को समझ के कि आज के जो जनरेशन है उसमें किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसी तरीके से इसको एक नया रूप दे के 2008 में शुरुआत की। जैसे आपने बताया ये फैमिली बिजनेस था, लेकिन आपने 2008 से इसकी नई शुरुआत की है। तो उस शुरुआत से पहले का अगर आपका जीवन जाने तो वो किस तरीके का था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो 92 में रोहिणी आए थे और सेक्टर 15 में एक छोटी सी हमारी आउटलेट होती थी नामा स्वीट्स के नाम से, जो हमारा सरनेम है उसके नाम से। उसके बाद सन 2000 में मैंने वाइंड अप कर दिया। मैं स्वीट्स की लाइन से अदर्स लाइन में आ गया, प्रॉपर्टी के बिजनेस में। 2000 से 2008 तक मैं उसमें 100% इन्वॉल्व रहा। मतलब दिन रात एक करके अपने आप को स्टैंड किया। फिर रोहिणी सेक्टर 13 में ये एक हमने छोटी एक स्मॉल दुकान परचेज की डीडीए मार्केट के अंदर। फिर घर में बैठ के विचार हुआ कि क्या काम करना चाहिए। फिर मेरी माता जी का ये कहना था कि हमें काम वही करना चाहिए जो खुद को आता हो। मेरा पर्सनल इतना मन नहीं था, लेकिन जब माँ ने कहा कि काम वही करना चाहिए जो आपको आता है, तो फिर एक मन में यही विचार आया कि स्वीट्स का ही काम करते हैं जब माँ कह रही है। फिर बैठ के फैमिली में बात हुई, छोटे भाई से बात हुई, तो छोटे भाई ने सजेस्ट किया नाम कि हम बंसीवाला स्वीट्स के नाम से बिजनेस को ओपन करते हैं एक बार, फिर बाकी जैसे ठाकुर जी की मर्जी होगी। तो इस तरीके से बंसीवाला स्वीट्स एक नए रूप में निर्धारित हुआ रोहिणी के अंदर। बंसीवाला स्वीट्स की आपने जब शुरुआत की, जब आपने पहली दुकान खोली उसकी,
तब आप वहाँ पे खुद से बनाते थे, खुद से बेचते थे, वो समय कैसा था? उस समय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बंसीवाला स्वीट्स 2008 में जब खुली तो शुरुआत तो हमने ही की, लेकिन उस टाइम वो मैनेजमेंट, वो सिस्टम, क्योंकि एक शुरुआत करना, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और जिसने हमें ये नाम हमारे दिमाग में आया, और इस नाम से ही हमारा आज हमारी पहचान है। हमारे अपने पर्सनल नाम से हमारी कोई पहचान नहीं है। कोई मुझे राजेश नाम से कम जानते हैं, बंसीवाला के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरे भाई को शिव के नाम से कम जानते हैं, बंसीवाला के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो उस टाइम स्टाफ नॉर्मल रख के, एक भाई कैश काउंटर पे बैठ गया, एक भाई सेल्समैन बन गया। इस तरीके से बंसीवाला स्वीट्स की शुरुआत की। जब हम किसी भी बिज़नेस को, किसी भी काम को शुरू करते हैं और अब आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है शुरुआत से लेकर अब इतने बड़े लेवल तक उसको लेकर आए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें इस सफ़र में आती है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो उस सफ़र के बारे में आप बताना चाहें तो क्या-क्या बड़ी दिक्कतें, क्या-क्या बड़े-बड़े चैलेंजेस रहे? देखो, जब कोई भी हम शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें दिक्कतें तो आती हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज भी प्रॉपर नहीं होती, तो सीखता है आदमी तो रोज ही। तो हमने उसके साथ साथ सीखने की भी कोशिश की, और समय के साथ साथ उसमें हम इम्प्लीमेंट करते रहे। 2008 में जब दुकान खोली तो 6-8 महीने तक तो सेटअप ही अपसेट चलता था। कभी क्वालिटी मैनेज नहीं होती थी, कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद धीरे 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 काफ़ी बीच में उतार चढ़ाव आए। फिर धीरे धीरे जब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तो लाइन पे आई गई गाड़ी। आपने बताया काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव रहे तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, गिव अप कर देता है कि क्या हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस समय पे आपकी मोटिवेशन क्या आती है? आप अपनी सबसे बड़ी ताकत आप किसको मानते हैं? नहीं, इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही। माँ की भूमिका के बारे में बताया जाए तो, और जब मैंने, जैसे आपको पहले बताया कि मैंने 2000 में इसका वाइंड अप कर दिया था स्वीट्स के काम का, जो स्मॉल दुकान थी हमारी, हमारे सरनेम नामा के नाम से। तो उस टाइम अगर मैंने अपनी माँ को सुझाव दिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसके लिए कुछ फंड्स चाहिए। तो अब फंड्स थे भी नहीं, जनता फ्लैट में तो रहते ही थे। मैंने कहा क्यों ना हम इस मकान को सेल कर दें। तो वो मकान सेल करके हम रेंट पे शिफ्ट हो गए, और वो माँ ने मेरे को फंड दिया बिजनेस करने के लिए। आज जो भी सफ़र है माँ की बदौलत ही है। बस उसी से शुरुआत होती गई। सबसे बड़ा क्रेडिट मतलब आप अपनी माँ को देते हैं? हाँ, सबसे बड़ा क्रेडिट ये तो आप खुद समझ सकते हैं, जो मैंने बताया कि क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि छत को देना, और हम 6 बहन भाई हैं, 4 बहनें, 2 भाई। उस टाइम तो 2 सिस्टरों की शादी भी नहीं हुई थी। तो अपनी छत को दे के और बिजनेस करने के लिए पैसे देना, तो हिम्मत तो माँ ने ही बढ़ाई थी। तो ये नेचुरल है कि सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो माँ का ही है, और पिताजी का तो है ही है, वो भी साथ ही है। लेकिन माँ ने हौसला बढ़ाया ही, कोई नहीं बेटा कर। लेकिन कभी ऐसा मन में डाउट आया कि हाँ, इतना हम घर बेच के अगर पैसा लगा रहे हैं किसी काम में, अगर कुछ दिक्कत आगे हो जाती है, नहीं चलता है तो? क्योंकि हर कोई भी जो भी नया बिज़नेस शुरू करेगा, उसके दिमाग में सबसे पहले थॉट यही आता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं चला तो क्या होगा? हाँ, ऐसा 90% ऐसा ही होता है आज भी। अगर, लेकिन कहीं ना कहीं हम में भी एक जोश तो था ही
और पूरी फैमिली साथ थी। छोटा भाई भी साथ आ ही चुका था। पापा भी हमारे एक्टिव थे। तो कोशिश यही की गई कि भाई अपना 100% दिया जाए काम को। तो मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने मिलके काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन प्रभु की कृपा से ऐसी नौबत आई नहीं और आज भगवान ने स्टैंड कर ही दिया। आपने बताया आपने शुरुआत अपने छोटे भाई के साथ की और अभी तक आप दोनों साथ हैं, साथ मिलकर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि भाइयों में बिज़नेस में बनती नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? इसमें यही कहना है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, एक ने कही दूसरे ने मानी तो गाड़ी चलती है। मैं कहूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा तो फिर बात रुकती भी है और अटकती भी है। तो दोनों ने एक दूसरे को समझा है और आज तक समझ ही रहे हैं। और वैसे भी जहाँ तक है मेरी बात काटी नहीं जाती। मैं जो भी विचार रखता हूँ वही फर्स्ट होते हैं। तो ऐसे ही है, भाई ने अपना पूरा साथ और सहयोग दिया है। तो प्रभु का आशीर्वाद है, ऐसे ही चलती रहे गाड़ी। जी। आपने बहुत छोटे लेवल से, ज़ीरो लेवल से एकदम अपने काम की शुरुआत की और आज इतने बड़े लेवल पर लेकर आए हैं। तो इस स्केल को मेंटेन करना, ऊपर लेकर आना, तो इसकी क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी रही बिज़नेस को स्केल करने की? नहीं, शुरुआत तो जीरो से ही की है, लेकिन अभी शुरुआत ही है, पहला कदम ही मैं मानता हूँ इसे। अभी भी अभी 12 आउटलेट हैं हमारे। अभी तो मुझे लगता है कि कोशिश जारी है, करने की इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अभी जो एक बंसी वाला को ग्रो जिस लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए भी असली संघर्ष बाकी है। तो उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए सारे मैनेजमेंट को, सिस्टम को और तरीके से, नए तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक जो हमारी जहाँ जहाँ अभी आउटलेट्स हैं, 12 आउटलेट्स में अगर कस्टमर आए तो वो संतुष्ट हो। अगर वो बंसीवाला स्वीट्स पे आता है तो वो संतुष्ट हो। अभी तो इस पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी जल्दी ही बंसीवाला स्वीट्स की ग्रोथ और अच्छी होगी और रनिंग में आएगा, क्योंकि हम अभी भी अपना 100% दे रहे हैं। जो कुछ खामियां हैं उसे भी दूर करेंगे। उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि एक जब आपको 100% रिव्यू मिलने लगे तब तसल्ली होती है कि आपने एक ब्रांड को डेवलप कर दिया है। अभी तो शुरुआत है। आपने बताया कि अभी शुरुआत है, आगे आपके अभी और भी गोल हैं जिनको आपको अचीव करना है। लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई छोटा बिज़नेसमैन है जो अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहता है, मतलब जो अभी नई शुरुआत कर रहा है, उसके लिए तो ये भी एक सपने जैसा है कि उसके लिए ये भी बहुत बड़ा गोल है जो आज आपने अचीव किया हुआ है और एक समय पे आपके लिए भी एक गोल होगा जो आपने अब अचीव कर लिया है। एक समय पे आपके लिए भी ये सपना होगा। तो उन छोटे बिज़नेसमैन के लिए, उन एंटरप्रेन्योर को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप? देखो, जहाँ तक अब जो नया बिजनेस नई जनरेशन करती है और हमारी लाइन में, फूड इंडस्ट्री में, इसमें सबसे पहले तो वो ये मान के चलें कि हमें 12 से 15 घंटे अपने इस बिजनेस को देने हैं, वही इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है कि
जो स्वीट्स की लाइन है, ये फूड इंडस्ट्री की काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइन है। एक बड़ा आसान लगता है आजकल कहना इस बात का, जब कुछ काम ना हो तो खाने पीने का काम कर लो, हम्म। इतना मार्जिन है, ऐसा है। हम भी सुनते हैं, पब्लिक में भी जाते हैं, सोशल भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, तो पता लगता है कि ऐसा लोगों के विचार होते हैं खाने पीने के काम को लेके। उसमें क्या है कि जब लोग शुरुआत करते हैं ना, उस मेहनत से ही हार जाते हैं। वो अपना टाइम, क्योंकि इसमें ये समझ लो आप 365 डेज होते हैं साल में, तो वो सारे ही आपको उसमें देने होंगे। जहाँ तक मैंने सोचा, इसमें देखा, फिर उसके बाद जब आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, फिर आप धीरे 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 धीरे, लेकिन वो आज की जो नई जनरेशन है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बेटे के लिए ही कह सकता हूँ इस बात को। उसे मैं यही कहता हूँ कि भाई कम से कम 12 घंटे देने पड़ेंगे अगर इस लाइन में आना है तो। पेशेंस लेवल नहीं होता है। पेशेंस लेवल नहीं होता है। दिल्ली में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं फूड मार्केट में, स्वीट्स मार्केट में, तो उससे खुद को किस तरह से अलग करते हैं या उनको कैसे कॉम्पीट करते हैं? देखो, फूड इंडस्ट्री से आप देखोगे तो जो 90% आउटलेट्स हैं ना, वो ऊपर से हाई लेवल से चले आ रहे हैं, विरासत में ज़्यादा मिला है। और कंपटीशन तो हर लाइन में है, किस में नहीं है। और जब आप ग्रो करते हो तो आपके चाहने वाले समझो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। तो कोशिश तो सब अपनी अपनी करते ही हैं बिजनेस के अंदर, स्ट्रगल तो है ही है। अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप साधारण तरीके से ही वैसे के वैसे ही हो, आपने 5 साल एक बिजनेस को किया, कोई ग्रो नहीं किया, तो कोई आपको पूछता भी नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं लेकिन पड़ेगा। नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो, उसके साथ साथ जो कुछ परसेंट नेगेटिव लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी दिखाते ही हैं। वहीं आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस रहते हैं, बोलते हैं शुगर फ्री या हेल्दी स्वीट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है बंसीवाला स्वीट्स पर? शुगर फ्री में हमारे पास 2-3 आइटम हैं, जिसमें कलाकंद है शुगर फ्री, काजू बर्फी है शुगर फ्री, और भी हम इसमें 2-3 नई चीज़ें और लाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, इंडियन कल्चर में स्वीट्स का एक अपना ही नेचर है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे किसी भी फील्ड में कितनी भी आइटम्स बढ़ जाएं, भोग तो लड्डू को गणेश जी का भोग जो लगेगा वो लड्डू से ही लगेगा। तो ऐसे काफ़ी आइटम है। अब ये जो स्वीट्स का खाली एक जो पहले कहते थे ना हलवाई है, ये वो वाला बिजनेस नहीं रहा है। ये अब एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में आप देखेंगे तो कितने बड़े बड़े नाम हैं। आप जितने भी बड़े ब्रांड देखेंगे तो कहीं ना कहीं, और इसमें तो खाया और कंज्यूम है, तो इसकी तो बहुत बड़ी चेन मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले के मुकाबले और अब में जो क्वालिटी जितना मेंटेन करेगा उसको उतना ग्रो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें होता है क्वालिटी को मैनेज करना, फ्रेश चीज़ कस्टमर तक पहुंचाना,
ये एक बड़ा चैलेंज है। अब जब एक आउटलेट से आदमी शुरुआत करता है, अब ये तो है नहीं कि शाम को 100% माल ख़त्म हो जाएगा, माल बचता है, अब अगले दिन फ्रेश भी देना है, तो वही स्ट्रगल है। अब या तो उसे डिस्ट्रॉय करो या रात को ही उसे कहीं बांट के आओ, अगर सुबह ग्राहक को फ्रेश देना है। ये उन लोगों के लिए स्ट्रगल नहीं है जिन्हें लगी लगाई इंडस्ट्री मिलती है, लगा लगाया ब्रांड मिलता है। जो नया नाम डेवलप करता है उसके लिए ये कठिनाई शुरू के 5-7 साल आती ही आती है। अगर आप उसमें अपना 100% दोगे, आप अपना टाइम दोगे, नुकसान पे नज़र रखोगे और उसको मैनेज कैसे करना है और क्वालिटी कैसे मैनेज करनी है, फिर इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर इसमें आपने अपना 100% दिया तो ये काम ऐसा है, अन्नपूर्णा का काम, कि ये भी आपको 100% देगा। क्वालिटी मेंटेन रखना और टेस्ट भी बरकरार रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। ये बड़ा चीज़। तो इसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं? अब तो कोई चैलेंज रहा नहीं, अब तो धीरे धीरे, अब तो काफ़ी स्टाफ है हमारा जो सारा काम देखता है। मैं खुद सारा काम जानता हूँ। आप जिस लाइन में काम कर रहे हो, अगर आपको उसकी नॉलेज है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, तो उसका मुझे 100% एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाथ से किया हुआ काम है। और स्वीट्स की इंडस्ट्री के अंदर जहाँ तक है मुझे, कि हमारी लाइन के अंदर ऑलमोस्ट आइटम्स के ऊपर मेरी खुद की पकड़ है, तो उसका काफ़ी बेनिफिट है। तो इसलिए क्वालिटी पे नज़र रहती है, और कहीं ना कहीं खामियां तो रहेंगी रहेगी। उसमें कभी भी सीखने की उम्र तो ख़त्म होती ही नहीं, रोज़ सीखने का दिन होता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर से अगर पैसे ले रहे हैं तो उससे अच्छा प्रोडक्ट दें। स्टाफ को भी यही समझाते हैं। हम सब दुकानों पर नहीं जा पाते, उनसे भी यही कहते हैं कि आप कस्टमर से कैसे बात करोगे। ये थोड़ी कस्टमर आया, उसने बोला 2 समोसे देना, और आपने पैसे काटे और उन्हें टोकन दे दिया। आया तो नमस्ते सर, समोसे के साथ कुछ और भी देना है आपको। तो 2 चीज़ ये होता है सेल्समैन के हाथ में। तो ये भी समय समय पे उन्हें समझाया जाता है। लेकिन अभी बहुत कुछ हमें लगता है कि अभी भी सीखने की हमें भी ज़रूरत है, कोशिश जारी है। अ, इतना बड़ा अब नाम होने के बाद और इतना बड़ा स्टाफ होने के बाद क्या आज भी आप समय देते हैं, आप जाते हैं फैक्ट्री हो गया या फिर शॉप पर जाते हैं, फूड को अपने टेस्ट करते हैं? हाँ, आज भी प्रॉपर रोज़ फैक्ट्री जाना ही होता है, और दुकानों पर भी सारी हमारी रोहिणी में ज़्यादा आउटलेट्स हैं, तो जिस साइड जाते हैं तो 4-5 दुकानों पे तो राउंड लग ही जाता है। फिर भाई भी जाता है, फिर बेटा भी जाता है, तो फैक्ट्री भी जाते हैं, और टाइम तो देना पड़ता है। मैंने कहा ना कि अभी तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, अभी शुरुआत है, और अभी टाइम देना पड़ेगा अगर हमें इसको ऊंचाइयों पे लेके जाना है, इस नाम को, क्योंकि इसी के आशीर्वाद से सब कुछ है। तो पेट तो भर के सभी सोते हैं। अब तो यह है कि बंसीवाला के नाम को और कैसे डेवलप किया जाए। अभी दिल्ली में और मेनली रोहिणी में आपके आउटलेट्स हैं, लेकिन अब आगे के कुछ प्लान्स हैं दूसरे स्टेट्स में बंसीवाला स्वीट्स को के आउटलेट्स खोलने के, या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं आगे? देखो, इच्छाएं तो इंसान की होती हैं, कितना भी आगे काम कर ले। अभी तो यही प्लान है कि इसको और अच्छा मैनेज करके फिर हम इसके साथ साथ अपना आउटडोर कैटरिंग का बिजनेस डेवलप करेंगे। फिर देखेंगे समय के साथ साथ क्या इम्प्रूवमेंट होता है। अ, साल 2020 में आपने पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमाया, आपने रोहिणी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, तो राजनीति में आने का मन क्यों बना, क्या वजह रही? नहीं, सोशल शुरू से ही थे। 92 में हम रोहिणी आए थे,
तो शुरू से ही थोड़ा एक्टिविटियों में रहते थे, RWA से जुड़ा रहना, लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए तो करते ही हैं, साथ साथ भाई सोशल कामों में इन्वॉल्वमेंट रखना। तो 2017 में इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था, तो उसमें 5,000 वोट मिल गए। वो जो 5,000 वोट मिले, वो उसमें था चुनाव चिन्ह बांसुरी, यही बंसी वाले की। 2008 में हमने आउटलेट खोला और 2017 में हमने इंडिपेंडेंट रोहिणी विधानसभा में हमारा जो वार्ड है वहाँ से चुनाव लड़ा, जहाँ हम 92 से रहते थे। तो वो कुछ दोस्तों ने हौसला बढ़ाया, कुछ घर वालों ने दोस्त हौसला बढ़ाया, तो वो चुनाव लड़ लिया और 5,000 वोट मिल गए। तो बीजेपी के कैंडिडेट को 11,000 वोट मिले। उस टाइम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 6500 वोट मिले और कांग्रेस को भी समथिंग 5,000 वोट मिले, उतने ही मुझे मिले। तो ये ऑप्शन मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से ही मिला था 2020 में, कि आपने चुनाव लड़ा था तो आप लड़ना चाहोगे, तो बस यही सोच के कि हमें लोगों के लिए काम करना है, बिजनेस भी कर ही रहे हैं, तो और कोई वैसे कोई विशेष वो नहीं था कि भाई हमें MLA बनना है। खाली वहाँ से एक ऑप्शन मिला तो मैंने कहा चलो लोगों के लिए कुछ करेंगे, नई पार्टी है, तो हम भी जुड़ गए, तो चुनाव लड़ा। लेकिन वो कुछ मार्जिन से रह गया चुनाव। आपने चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ, उस समय बात नहीं बनी। आप एक स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे और रोहिणी से ही काफ़ी समय से जुड़े भी हुए थे, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास जीतना इतना मुश्किल क्यों लगता है आपको, क्यों रहा, या फिर क्या वजह आपको नज़र आई इसके पीछे? देखो, रोहिणी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर बस जैसा कि मैं तो सोचता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने कहा ना, मेरी कोई अपनी वैसी कोई इच्छा नहीं थी कि ये तो समाज के लिए काम करना था, तो ये इतनी मतलब इतना दिमाग ही नहीं लगाया था हमने कि इसमें जातीय समीकरण देखा जाता है, कि जाति का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में जातिवाद तो है, बस एक यही कारण रहा, बाकी तो अदरवाइज ये तो 51,000 वोट मुझे मिले थे, जीतने वाले कैंडिडेट को 60,000 वोट मिले थे, 9,000 का डिफरेंस था। मेरी कम्युनिटी के वोट आप मानोगे 10 भी नहीं है, और सामने वाला जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसकी कम्युनिटी का वोट 50,000 था। उसके बाद भी मुझे 51,000 मिले और सामने वाले को 60,000 मिले। तो मुझे लगता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वास तो जताया, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है, थोड़ा भ्रम फैला देते हैं, कुछ नेगेटिविटी बातें फैला देते हैं, लेकिन कोई शिकवा नहीं है किसी से, सब बढ़िया है। अब आगे कभी दोबारा से राजनीति में आने का कोई प्लान है? प्लान तो जितने मर्जी बनाओ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। आगे जहाँ बंसी वाला लेके जाएगा, नहीं तो अपना चल ही रहा है, काम तो कर ही रहे हैं। और राजनीति तो समाज के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। अगर हम कैपेबल होंगे तो दोबारा कभी मौका मिला तो देखेंगे, नहीं तो कोई ऐसी विशेष कोई वो नहीं है। क्योंकि हमने एक चीज देखी, खास बात, आप कितना भी अच्छा करना चाहो, आपकी सोच क्या है, लोगों को इससे मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल तो यही है ना। आज अगर हम कोई सीरियल या कुछ भी देखते हैं, तो उसमें देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनकी छवि 90% नेगेटिविटी नेगेटिव पे है। दिखती है। यही कारण है कि आप अच्छा भी करना चाहते हो, तो अधिकतर लोग कहते नहीं है कि राजनीति से अपने बच्चों को दूर ही रखते हैं, कि बेटा राजनीति अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में और हमें पता भी नहीं था कि हम कभी MLA लड़ेंगे। ये सब ऊपर वाले की कृपा रही।
एमएलए भी लड़े, अच्छे लड़े, आउटलेट्स भी हैं, तो सब कुछ बंसीवाला के नाम से ही है, उसी की कृपा है। आगे जैसे होगा देखा जाएगा। समाज सेवा अक्सर आप करते रहते हैं, समाज सेवी आप कहलाते हैं। तो आज के समय मतलब अभी के समय पे किन समाज सेवा की हम बात करें तो अभी किन कार्यों में आप सक्रिय हैं समाज सेवा के? समाज के देखो, जरूरतमंदों के अब प्रैक्टिकल चीजें समझ आ गई हैं। अब पहले तो यही सोचते थे भाई भंडारा लगवा दो, लेकिन अब और भी चीजें समझ आती हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खड़े रहते हैं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है, जितनी अंदर हमारी कैपेबिलिटी, हम उतना तो करते ही हैं। जो अपने लोग हैं, अपने जानकार हैं, मिलना जुलना जहाँ रहता है, अगर उनके लिए खड़े रहते हैं। कोशिश रहती है कि कुछ हिस्सा अपने बिजनेस का हम समाज के कार्यों में लगाते रहें। तो जहाँ मौका मिलता है, धार्मिक कार्य हो या वैसे कोई किसी की नीड हो, तो उसके लिए हम बंसीवाला स्वीट्स का, मैं मानता हूँ कि वो, इसमें मेरे ब्रदर का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो भी मतलब हर जगह यही कहता है, हाँ मैं भी सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहना चाहिए। अगर एक ने कही दूसरे ने मानी, है तो जॉइंट फैमिली ना, तो कभी भी एक हाथ से बात नहीं बनती। जब दो हाथ मिलते हैं तभी बात बढ़ती है आगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ के लिए रोका गया है। मिल के विचार करके जहाँ जितना होता है उतना करते रहते हैं समाज के कार्य भी। बस यही है, ठाकुर जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम जितने सक्षम है करते रहेंगे। यानी कि सामाजिक कार्य हो या फिर अपना पर्सनल बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है। हाँ, फैमिली का है। अब मदर फादर तो रहे ही नहीं, दो भाई हैं हम, तीन बच्चे हैं घर में, दो बेटे हैं एक बेटी है। फैमिली तो छोटी फैमिली है। मैंने तो दोनों भाइयों की सलाह से ही सारा चल रहा है। अभी हाल ही में पता चला बंसीवाला स्वीट्स पर जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्यवाही हुई। इस मामले पर कुछ बताना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? कार्रवाई तो क्या, वो एक रूटीन उनका वो था। अपने हिंदुस्तान में तो वैसे ही हवा बना देते हैं किसी भी चीज को। एक रूटीन वर्क था उनका, तो उस पे उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई भी जो हमारी नॉलेज में नहीं थी। उस पे हमने काम भी किया, और जिसकी वजह से जो कुछ टैक्स बनता था वो हमने पे कर दिया। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसको इस तरीके से करो और इतनी आपके ऊपर ड्यूटी निकलेगी, तो वो हमने पे कर दिया। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे उससे भी सीखने को मिला कुछ, हमें पता तो चला ना भाई क्या कमियां हैं, कैसे किस चीज़ का बिल कटना चाहिए, कैसा नहीं कटना चाहिए। वैसे तो ऑल ओवर बिलिंग हमारी दुकान पे एक नंबर में ही होती है, लेकिन कुछ गलतियां हैं, तो उसमें फिर उन्होंने जो टैक्स बना वो हमने पे कर दिया। वो रूटीन वर्क, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और जब काम ही एक नंबर का है तो क्या टेंशन है। अभी हाल ही में बंसीवाला स्वीट्स के एक आउटलेट पर आग लगने की खबरें भी सामने आई, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिली। तो असल में वो इंसिडेंट क्या था? वो स्पार्किंग होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कुछ समय में ही, क्योंकि फायर का ऑफिस भी सामने ही है सेक्टर 11 रोहिणी में, तो कुछ समय में ही उसको हमने फायर वालों की मदद से मैनेज कर लिया था। हालांकि आग तो पूरी बिल्डिंग में ही चले गई थी। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, और अब तो वो आउटलेट चालू भी हो चुकी है। तो उस इंसिडेंट से बंसीवाला स्वीट्स को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उस शॉप को भी फिर से रेनोवेट किया गया और फिर से स्टार्ट किया गया? अब नुकसान तो नेचुरल बात है कि पूरी, जब हमारे साथ साथ हमारे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे, नीचे ग्राउंड साथ वाले थे, टॉप फ्लोर वाले थे, पूरी बिल्डिंग में ही सबका ही हुआ, और सब ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। लेकिन अब ठीक है, सब कुछ डेवलप हो गया है।
अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई बिजनेसमैन है जो स्वीट मार्केट में आना चाहता है, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, अपना ब्रांड बनाना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे कि उसको स्टार्टिंग में किन चीज़ों की नीड होगी? क्या बेसिक नेसेसिटी है? बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना है? कोई लाइसेंस है, लोकेशन है? उसके बारे में कुछ एडवाइस करेंगे आप? स्वीट्स की लाइन में अगर शुरुआत करनी है तो साल 2 साल पहले इसी फील्ड के अंदर इसका एक्सपीरियंस ले, तब शुरुआत करे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ही किसी का इन्वेस्टमेंट कराना, क्योंकि स्ट्रगल वाली लाइन है, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लोकेशन भी मैटर रखती है, और जो लाइसेंस वगैरह वो तो सब मिल ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पर्सनल एक्सपीरियंस, वो कितना है आपको उस लाइन का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस लाइन में जो आना चाहता है वह पहले थोड़ा इसमें होमवर्क करे, उसके बाद लाइन से जुड़े। वही इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? रॉ मटेरियल में, मशीनरी में, मैन पावर में या फिर ब्रांडिंग में? इन्वेस्टमेंट तो सभी, जितने आपने पॉइंट्स अभी बताए हैं, सब में ही खर्चा तो होता ही है। शोरूम बनाना है उसमें भी है, अगर आप लीज पे लेके भी करोगे तब भी है, अपनी प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो बात अलग है, ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में स्ट्रगल तो है ही, लेकिन उस सारे फंड से ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर वो होगा, फंड सेकंड है, एक्सपीरियंस फर्स्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें ग्रो कर जाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। बंसीवाला स्वीट्स की भाजी जो है काफ़ी फ़ेमस है। हम लोग आपकी शॉप के बाहर भी देखते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े बोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, शादी की भाजी हमारे जो बल्क में बॉक्स जाते हैं वो, क्योंकि पहले जैसा आपने सुना होगा कि हलवाई बैठते थे, घर में शादी होती थी तो वो भाजी में जो, अब बहुतों को यही पता है नहीं होता कि भाजी भाजी तो वैसे भी सब्जी को भी बोलते हैं, हुँ, पाव भाजी के साथ भी भाजी मिलती है। हुँ, तो शादी की भाजी का आजकल एक ट्रेंड है, उसमें हमारे पास भी अच्छे ऑर्डर हैं, बल्क ऑर्डर रहते हैं इसके, 500 डब्बे, 100 डब्बे से ऑर्डर चालू हो जाता है, 50 डब्बे वाले भी आते हैं कस्टमर। उसमें काफ़ी वैरायटी है। वो वैरायटी स्टार्टिंग अगर हम मोड से लेंगे तो 400 रुपये से लेके और समथिंग 2000, 2500, 3000, 1000, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है उस हिसाब से। बाकी आजकल ट्रेंड में है शादी की भाजी का, क्योंकि इसमें 90% लोग फ्री हो जाते हैं। पहले तो क्या था कि सारा सामान खुद इकट्ठा करते थे लोग, अब तो ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही जगह दे दी जाती है। इसके अंदर वैरायटियाँ भी काफ़ी होती हैं, एक एक बॉक्स में 20-20 आइटम होती है, थोड़ी 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 लगाई जाती हैं वो बॉक्स के अंदर। जैसे 4 लाइन की भी लाइनें होंगी, काजू बर्फी की भी होगी, काजू कलश भी होगा, 4 खोए की आइटम भी होगी, 4 नमकीन की भी हो गई, और चॉकलेट्स भी लगती हैं, मतलब जो जैसा चाहे। तो हमारे हर आउटलेट पे इस पे हम होमवर्क कर ही रहे हैं, शादी की भाजी। आपके जीवन पे फिर से मैं आना चाहूँगी। आपका जो अभी तक का जीवन रहा, उसमें कोई समय ऐसा रहा हो या कोई किस्सा ऐसा रहा हो जो आपको हमेशा याद रहेगा? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? किस्से तो बहुत हैं, क्योंकि जब आप जमीन से ग्राउंड लेवल से चले होते हो तो बस मैं तो यही कहूँगा कि कोई पुशअप करने वाला हो तो आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलते हैं। तो मुझे तो
जो भी सीखने को मिला, समझने को मिला, अपनी माँ से मिला। और अगर वो माँ का साथ ना मिलता तो शायद आज इस मुकाम पे भी नहीं होते। जी। अब हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा रैपिड फायर। अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं? अपनी सबसे बड़ी ताकत मेरा भाई। जब मन अशांत होता है तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? जब मन अशांत होता है, चलो वृंदावन। हम तो वृंदावन ही जाते हैं, वहीं से सारा मिलता है। जब मन अशांत होता है तब भी, और नेचुरल रहते हैं तब भी, और ज़्यादा खुशी होती है तब भी, तो वृंदावन का रास्ता ही नज़र आता है बस। जी। आपकी कलेक्शन में कौन कौन सी कार है, या और आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी कार फेवरेट है रेंज रोवर। पहले मैंने उसके बारे में ये जाना, रेंज रोवर के बारे में, कि जब इस गाड़ी से कोई हिट करता है या कोई प्रॉब्लम कोई आती है, तो इसमें गाड़ी में इतने फीचर्स हैं, और गाड़ी अपने आप में एक इतनी हैवी गाड़ी है, हद से ज़्यादा। तो पहले तो खाली एक रेंज रोवर का एक खाली क्रेज़ के नाम से जाना जाता था, कि भाई मैंने अपने आप जो महसूस किया कि दिखाने के लिए, लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं है, चलाने के लिए यही गाड़ी है। अगर आपने जैसा पूछा भाई आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, क्योंकि हैवी गाड़ी है। और आजकल जब रोड पे चलते हैं तो आपको तो ड्राइविंग आती है, सामने वाले को आती है नहीं आती है, कौन कहाँ से घुस जाए कुछ नहीं पता चलता। उस हिसाब से मुझे रेंज रोवर गाड़ी बहुत पसंद है। रेंज रोवर के साथ भी और भी कार आपके कलेक्शन में हैं, उसके बारे में बताएंगे? कलेक्शन क्या है, ये तो बस ठाकुर जी का आशीर्वाद है। मर्सिडीज ले ली थी, फिर इनोवा भी है, ये तो आती जाती माया है। बंसीवाला स्वीट्स की आपकी बेस्ट सेलिंग मिठाई कौन सी है? हमारी काजू कतली, हमारा काफ़ी इसके आर्टिकल भी आए हुए हैं, और हमने इस पे होमवर्क भी काफ़ी किया है। जो कस्टमर एक बार खाता है तो बार बार खाता है। हमारी काजू बर्फी हमारी अपनी भी वही चॉइस है, और हमारे कस्टमरों की भी वही चॉइस है। आप अपनी प्रेरणा किसको मानते हैं? अपनी माँ को, उन्हीं की बदौलत यहाँ तक है। जब काम में तनाव महसूस होता है तो उस तनाव को कैसे दूर करते हैं? पहली बात तो काम में तनाव होता ही नहीं है। जब आप काम करते हो तो उस टाइम तो तनाव होता ही नहीं है। अगर कभी ऐसा महसूस होता है, क्योंकि नेगेटिव कर भावना वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों में जाता नहीं हूँ। मैं तो अपनी रील बनाता हूँ और मस्त रहता हूँ। अब आखिर में लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? एक ही मैसेज है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके मदर फादर हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ है, और आप उस टाइम को जब देखते हैं कि पापा का फ़ोन आ रहा है, अभी बाद में बात कर लेंगे, तो उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। माँ और पिताजी ये अगर चले जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते ज़िंदगी में, तो इनकी सेवा भी करनी चाहिए, और इनका आशीर्वाद सदा बना रहे, उसी पे काम करना चाहिए। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेश नामा बंसीवाला जी, जिनसे बहुत सारी बातचीत हमने की। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ इनके बारे में जाना, बंसीवाला स्वीट्स के बारे में जाना। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।